प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। केंद्रीय तेल मंत्री जयपाल रेड्डी ने केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से मांग की है कि डीजल से चलने वाली कारों पर टैक्स बढ़ाया जाए। इस तजवीज से कच्चे तेल की कीमतों, सब्सिडियों और सरकार की नीतियों पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। वो ये कि सरकार सिर्फ हाल फिलहाल की सोच रही है या फिर चिरकालीन सोच के साथ योजनाबंदी कर रही है। पिछले 2 सालों में पेट्रोल की बढ़ी कीमतों ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर भी असर डाला है। नतीजा ये रहा है कि इस दौरान डीजल कारों की बिक्री में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला है। आलम यह है कि आज हर इंसान तेल की इस महंगाई से निजात पाने की फिराक में डीजल कार खरीद रहा है, लेकिन इसका बोझ पड़ा है डीजल की खपत पर। हमारी सरकार मिट्टी के तेल, डीजल और घरेलू गैस पर हर साल करोड़ों की सब्सिडी दे रही है। ये इसलिए कि आम आदमी का बजट इन तीनों पर निर्भर करता है। डीजल की भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि माल ढुलाई के लिए इसी ईंधन का इस्तेमाल होता है। पहले पेट्रोल पर भी यही सब्सिडी मिला करती थी, लेकिन इस पर से सरकारी नियंत्रण हटा दिया गया था। पेट्रोल के मुकाबले डीजल आज करीब 30-35 रुपए सस्ता मिलता है, लेकिन जब से सड़कों पर डीजल कारें दौड़ने लगी हैं, डीजल की ये खपत भी बढ़ी है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में 15% डीजल यही कारें खर्च करती हैं। इन कारों की कीमत 3-4 लाख से शुरू होकर आगे न जाने कहां तक जाती है। मतलब ये कि एक अमीर तबका गरीबों के लिए मुकर्रर तेल का 15% हिस्सा चट कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस पर रोक कैसे लगाई जाए। ऐसा क्या कर दिया जाए कि कारों में जो डीजल भरा जाए वो महंगा हो और ट्रकों बसों में भरने वाला सब्सिडी वाला हो। सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन डर इस बात का है कि इससे काला बाजारी और बढ़ेगी। इसी बीच पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी एक नया आइडिया लेकर आए हैं। उन्होंने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर डीजल कारों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। अगर रेड्डी के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो डीजल की छोटी कारें 1 लाख से भी ज्यादा तक महंगी हो सकती है। वहीं बड़ी कारों की कीमत 2.5 लाख तक बढ़ सकती है। तर्क ये है कि आंकड़ों के गणित के हिसाब से ये बड़ी कीमत 10 सालों में डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी के बराबर ही आएगी। रेड्डी की सिफारिश अमल में आती है या नहीं, या फिर कारगर है कि नहीं, कुछ कहना जल्दबाजी ही होगा। सवाल ये है कि क्या सरकार सिर्फ फौरी तौर पर इस मसले से राहत चाहती है या फिर लंबी सोच के साथ कदम उठा रही है। केंद्रीय तेल मंत्री की तजवीज पर अलग अलग तबकों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कार उद्योग, खपतकारों और विद्वानों की राय अलग अलग है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरकृष्ण सिंह मेहता, जो अर्थशास्त्र की सियासत और सियासत के अर्थशास्त्र को बखूबी समझते हैं, संजय दहूजा, जो कारें बेचने वाली कंपनी बर्कले ग्रुप के डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर BS कुम्मन, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं और डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं, और चेतन प्रेमानी, जो वैज्ञानिक हैं और जागरूक शहरी होने के तौर पर इन मुद्दों पर सोच विचार करते हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। मेहता जी, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई डीजल के 2 डिफरेंट कलर्स में हो जाए जो आपस में गड़बड़ ना कर सकें, तो दैट परहैप्स मे बी द ओनली सोल्यूशन। क्योंकि जो लोग कम गाड़ी चलाते हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो डीजल की गाड़ी उनको सूट नहीं करती। काफी कीमत में दोनों में ऑलरेडी काफी डिफरेंस है। अगर कहीं टैक्स और नया लग गया तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए कोई समस्या का कोई समाधान ये कोई जच नहीं रहा मुझे वैसे कि ऑन दी फेस ऑफ इट के इसको किया जाए। ये अगर रेवेन्यू रिसोर्स के तौर पे इंक्रीज करना चाहते हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन डीजल अपने आप में, डीजल की कारें नहीं बिकेंगी तो पेट्रोल की बिकेंगी, पेट्रोल की भी नहीं बिकेंगी तो डीजल की बिकेंगी। यही, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए कोई बहुत फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दो कंपनीज जिनके पास फैसिलिटीज उस किस्म की नहीं है। लेकिन जो डीजल के ऊपर सब्सिडी है उसको बनाए रखने के लिए, ताकि वो गरीब तबके के पास पहुंचती रहे, उसके लिए प्राइमरीली लॉजिक वो दिया गया है। नहीं, गरीब तबके के पास तो डीजल की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो सबसे ज्यादा इसलिए रखना पड़ता है हरारत में कि लार्ज कंजम्पशन जो है वो तो बिजली की कमी की वजह से ये खेती में इसके इस्तेमाल होता है। अगर बिजली सफिशिएंटली मिल जाती हो तो कोई किसान भी डीजल इस्तेमाल नहीं करेगा। नहीं, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ट्रैक्टर तो डीजल से ही चलते हैं। ट्रैक्टर सिर्फ चलते हैं, लेकिन जो पानी का मसला है, इरिगेशन का मसला, वो बिजली मिल जाए तो वो बहुत फर्क पड़ेगा, सब्सटेंशियली कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा।
और वो उनको बड़ी मजबूरी से लेना पड़ता है। डीजल क्योंकि बिजली नहीं मिलती इसलिए मिलता है। लेकिन जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, अपने अपने हर कंपनी के अपनी खास किस्म की स्पेसिफिसिटीज हो सकती हैं, लेकिन ऑन दी फेस ऑफ इट कार इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कीमत बढ़ाई जाएगी तो हो सकता है कि उसको पेट्रोल की कारें बिकने लग जाएं। कोई अगर ऐसा फार्मूला हो कि ज्यादा कारें ना बिकें, ज्यादा कारें सड़कों पर ना हो, ऐसा सोल्यूशन कोई हो पाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अब तो कार खरीदना आजकल और नए सिरे से उस गाड़ी को चलाना इज सो डिफिकल्ट। मैं 1976 से कार चला रहा हूं, बड़े आराम से चलाया करते थे। वो मार्क 1 एम्बेसडर पुरानी किस्म की गाड़ी चलती थी, सारी खुली सड़कें। अब बहुत मुश्किल है। तो कीमत तो ऑन दी होल ही गाड़ियों की बढ़ानी पड़ेगी हर हालत में। दहुजा साहब, आप कैसे देखते हैं इस इशू को? मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं है कि आप आज कारों की कीमतें बढ़ा दें और उसके साथ हम समझें कि इकोनॉमी को हम बैलेंस कर लेंगे। मैं इसको बड़े अलग हिसाब से देखता हूं कि काफ़ी सालों से डीजल की गाड़ियों के ऊपर चर्चा चल रही है कि हम इसका दाम बढ़ाएंगे, हम एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएंगे, करेंगे। कुछ नहीं हुआ। सब मैन्युफैक्चरर ने अपनी डीजल की कंजम्पशन प्रोडक्शन बढ़ा दी गाड़ियों की। अब उनकी प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है डीजल की गाड़ियों की कि वो एक लेवल पे आ गए हैं कि मार्केट में आगे जो गाड़ियां डिमांड पे नहीं थी, वेटिंग पे थी, वो भी आज ऑफ द शेल्फ हो गई हैं। अब आज अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ इमीडिएटली डीजल की गाड़ियों की बिक्री जो है वो रुक जाएगी और पेट्रोल की गाड़ियों की कीमत के ऊपर थोड़ा सा फोकस बढ़ जाएगा। इसके साथ ओवरऑल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज की तारीख में डिमांड इकोनॉमी की वजह से वैसे ही, तो इसका मतलब ओवरऑल जो कारों की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक तो एक्साइज ड्यूटी के कारण बढ़ जाएगी और दूसरी मांग के कारण। मांग तो डीजल की गाड़ियों की भी आज की तारीख में बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए इसकी कीमत ज्यादा। हाँ, पेट्रोल की गाड़ियां अगर इससे ज्यादा बिकेंगी मैं ये भी नहीं मानता। डीजल गाड़ी के इंजन आज की तारीख में बहुत एफिशिएंट हो गए हैं, उनकी माइलेज पेट्रोल गाड़ी से वैसे भी ज्यादा है और उसकी प्रोडक्शन भी पेट्रोल गाड़ियों की आज की तारीख में इतनी नहीं है कि वो बराबर कर पाएगी। सो इसके साथ मेरे हिसाब से तो इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा। जो ग्रोथ कम हुई है पिछले 2 महीने में, जो 3% से 1% आज जो अखबार में आया है पहुंच गई है, उससे और भी ज्यादा नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। हाँ जी, कुमन साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? ਇਹਦੇ ਚ 2 ਇਸ਼ੂਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਉਨਕੇ 75% ਤੱਕ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स किया है। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, that we are switching over from petrol to diesel, and hence the focus of the government is how to contain consumption of diesel, and the consumer of diesel fuel are heterogeneous, they are not homogeneous. That agriculture and then electricity, there are lot many sectors where different segments of consumers are available. They public are not transport is a big one. Yeah, I mean public, and they are homogeneous. They are not homogeneous, heterogeneous. Therefore, the government has devised a policy that let us tax rich consumers of diesel by evolving a policy of hiking 4 to 6% excise duty on diesel cars, only diesel cars. Tractors and others have not been mentioned. It means the government is very specific in its policy to target only rich customers of diesel car industry. Now, because of this dieselization of the economy, the government is interested to contain it, because subsidy is a huge amount, and rich is also beneficiary of that subsidy on diesel. Therefore, this is the only way to recover the subsidized part of diesel from the rich customer, and partly the money raised from this excise and duty would be given to oil companies to compensate the loss. Therefore, this policy has been devised in that backdrop, in that background, that how to compensate these oil companies selling diesel at subsidized rates by recovering money from रिच कस्टमर्स ऑफ डीजल। हाँ जी, चेतन, ये जो बात है कि डीजल की कीमतें जितनी सब्सिडाइज्ड हैं और जो कारें हैं सारी बात उन्हीं के आसपास घूम रही है, जबकि पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो आप इस बहस को कैसे देखते हैं पूरी को? वो सिर्फ कार ही क्यों एक अहम मुद्दा बन रही है, क्योंकि ज्यादातर
लोग हिंदुस्तान में कार में नहीं चलते, उनके लिए बस या ट्रेन बम्बई जैसे शहरों में एक अहम जगह साधन है ट्रांसपोर्ट का। तो उसके पर ज़्यादा ज़रूरी है कि मास ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जाए। और चंडीगढ़ जैसा शहर, जैसे छोटा सा शहर अब खैर काफ़ी बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे जैसे नॉन मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट, साइकिल रिक्शाएं हैं बहुत, साइकिल भी चल सकती है और इतना कोई डिस्टेंस भी नहीं है कि नहीं जाया जा सके। फिर भी स्ट्रेस हैज ऑलवेज बीन ऑन कार्स एंड स्कूटर्स, उसमें भी पेट्रोल ड्रिवन या डीजल ड्रिवन। कभी भी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की बात हमारे यहाँ इतनी आई नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आजकल मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार भी एक तो है, वो इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई रही, तो उस पर भी काम किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक कार क्यों पॉपुलर नहीं हो पा रही, इसके पीछे भी काफी सारे एक लंबा बैकग्राउंड है। हिंदुस्तान में एक कार रीवा बेंगलोर में है, लेकिन उसकी कीमत पेट्रोल की कार से ज्यादा है। फिर उसमें जो बैटरी लगती है, वो बैटरी भी आफ्टर नंबर ऑफ रिचार्जेस उसकी लाइफ होती है, तो जब बैटरी बदलनी पड़ेगी तो फिर उसकी कीमत बढ़ेगी। तो ये पूरा इकोनॉमिकल कितना है या नहीं, उस पर बहस है कि संभावना है। और उसकी सेफ्टी इश्यूज भी, चूंकि मैन्युफैक्चरर इतने हैं नहीं उसमें, तो सेफ्टी एस्पेक्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन चंडीगढ़ जैसे शहर में, जहां पे 2-3 साल पहले तक इतना ट्रैफिक नहीं था, तब इलेक्ट्रिक कार वॉज एन आइडियल। जैसे उसकी अगर 80 किलोमीटर रेंज है, तो चंडीगढ़ में जिसको सफर करना है दिन में, तो दिन में 80 किलोमीटर चला ही नहीं पाएगा, तो चंडीगढ़ में कहाँ जाएगा। खासतौर पे जो प्राइवेट कार है, प्राइवेट कार जो जाता है अपने घर से ऑफिस या 2-4 जगह और जाके घर लौट आएगा, उसमें 80 किलोमीटर बनेगा नहीं उसका। लेकिन हिंदुस्तान में तो प्रॉब्लम ये है, जैसे मेहता साहब ने कहा था, कि क्योंकि हमारे पास बिजली नहीं है तो डीजल की खपत ज्यादा है। वही कि रात को आप मोहाली में रहते हो और रात को आपने गाड़ी चार्ज नहीं कर पाए, तो दूसरे दिन आप चंडीगढ़ नहीं आ पाएंगे। हाँ जी। तो ये इस तरह के मसले भी है। तो ओवरऑल पॉलिसी हमारे यहाँ कोई यूनिफाइड पॉलिसी बननी नहीं है, बननी मतलब बेसिकली पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो मेरे ख्याल से तो जब फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ कार बनाने की इजाजत दी गई, उस वक्त अगर सरकार ने यह कहा होता कि हम इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं, पेट्रोल या डीजल कार नहीं चाहते, तो उस वक्त 90s में यह टेक्नोलॉजी थी। जनरल मोटर्स ने EV1 एक व्हीकल कैलिफोर्निया में बनाया था, जो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन किसी पॉलिटिकल वजह से उस व्हीकल्स को वापस लेके उसमें क्रश कर दिया पूरा। हाँ जी चेतन, आपकी इस बात पे मैं वापस आऊंगा। अभी वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा आगे करेंगे।